अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। ठीक होगा जी। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। फहद कासिम कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बेटा, सब खैरियत है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल आपकी तबीयत कैसी है बेटा? और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बेहतर। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या आपको साथ क्या क्या हुआ, मुझे बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बीमारी को। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस सिम्टम अच्छा आए थे बस। रिपोर्ट मेरी अब बेहतर हो गई। अच्छा। हाँ रिपोर्ट जी। आपकी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई इतना कोई मेजर इशू नहीं नहीं, बना। इतना कोई सीरियस घर में किसी को कुछ नहीं होता सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कहाँ से ताल्लुक है आपका बेटा? और सही है। लाहौर से ही है ताल्लुक? अच्छा 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 अच्छा। चलो अच्छी बात है भाई। आपकी फैमिली में शुक्र है कोई भी मुश्किल सूरत से हाल नहीं बनी। हम्म, अब तो अब तो ये बहुत ज्यादा स्वेयर हो रहा है ना। सर बहुत ज्यादा सही हो रहा है। डेली के 5000 केस आ रहे हैं, अब देखें क्या होता है आगे। हाँ जी। बस ये है कि जी हम लोगों ने भी अब मास्क बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरी वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कोशिश होती है कि मास्क जो है वो ना उतरे। अब मास्क पहन पहन के जो है आ रहे हैं जा रहे हैं हर जगह पे। ये अब जिंदगी ऐसा ही बन गया है, हर जहाँ बाहर निकलो मास्क पहन के जाना पड़ता है। जी जी, वो बस अब वक्त के साथ साथ चीज़ें हैं ना। वक्त के साथ साथ चीज़ें, ये वक्त के साथ साथ हम लोगों को आदी होना पड़ेगा इन चीज़ों का। और बाकी ये है कि इट्स अ न्यू नॉर्मल। हमारी ज़िंदगी अब का नॉर्मल अब यही हिस्सा है जी कि हमें अब कोरोना के साथ अभी जीना है। लड़ाई नहीं करनी है हमने इसके साथ, लेकिन हमने जीना है इसके साथ ही अभी। तो सर इसकी चलें जी। और जी अच्छा। तो असाइनमेंट का क्या बना है, उसके उसका कब होना है मार्क्स वगैरह? बस मार्क्स अपलोड हो जाएंगे बेटा। असाइनमेंट आपकी सबमिट हो गई हुई है। तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स लगाने वाले हैं, वो मैं लगा दूंगा इंशाल्लाह। किसी किसी भी दिन किसी भी टाइम लग जाएंगे मार्क्स। ओके सर। तो डोंट वरी अबाउट इट। और बस सिंपली जिसने लेट जमा कराई और जिसने थोड़ा सा डिले किया है उसके थोड़े मार्क्स कटेंगे। बाकी जिसने खुद असाइनमेंट किया और ट्राई किया है उसके मैं मार्क्स नहीं काटता होता। कोशिश करता हूँ कि सारों को मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा दिए जाएं ताकि आपके ग्रेड्स जो हैं वो अफेक्ट ना हो। तो बाकी आगे की बात ये है कि हम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैंने अस्सलाम। जी बेटा। सर मैंने आपसे कहना था कि मेरी सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लेट हो गई थी। मैंने पीडीएफ बना के सेंड कर दिया हुआ था, लेकिन मेरा इंटरनेट की वजह से वो लेट सेंड हुई थी। तो उसके भी आप मार्क्स कट करेंगे? जी बेटा, मैं देखता हूँ उस चीज़ को। मैं बाद में बताऊंगा आपको। जरा एक सेकंड का चलें वेट ठीक कीजिएगा, है। जरा वेट कीजिएगा जरा। ठीक है। सर कौन से पेज में है? जी मुनीब, क्या कह रहे थे बेटा? सर मैं पूछ रहा था कि कौन से पेज में है? बेटा अब ये पेज नंबर भी आप मेरे से पूछेंगे आप। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये एक्सरसाइजेज है, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 6 खोलना, एक्सरसाइजेज पे चले जाओ। जी मिल गया। इजी है ना काम ये मुनीब? सर मुश्किल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं नहीं, ये काम आपके लिए हर चीज मुश्किल है अगर उसको समझोगे कहीं मुश्किल है। अगर आसान समझोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा।
अच्छा हर बच्चे का मैंने ना। आईकॉम में पहले टीकॉम में मैंने पहले लाइफो फाइफो किया था, मुझे तो अच्छा, समझ ही नहीं आई कभी। मैं आपको समझ नहीं आई कभी भी? नहीं। अच्छा, अब इस दफा समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना? इस दफा समझ लेना अच्छे तरीके से। तो क्या करते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आपको आज ब्रीफ एक्सरसाइजेस नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं आज आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। और ब्रीफ एक्सरसाइजेस का लिंक मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ। ये मैंने जो लेक्चर लिया था लास्ट सेमेस्टर में, ये उसका लिंक है। ये मैंने पीछे इसकी वीडियो ऑन कर दी है। तो ब्रीफ एक्सरसाइजेस इसमें तमाम की तमाम मैंने सॉल्व की हुई हैं आपकी बुक की, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये लेक्चर खोल के तो ब्रीफ एक्सरसाइजेस तमाम की तमाम देख सकते हैं, ठीक है? और आज से ही आपने काम शुरू कर देना है। ये देखें जी, ये वीडियो चल रही है। ये साथ साथ ब्रीफ एक्सरसाइजेस का पार्ट 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ये सारे मैंने इसमें हल किए हैं। तमाम की तमाम ब्रीफ एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे सॉल्व हुई हुई है। तो आपके पास गाइडलाइन भी आ जाएगी। प्लस ये कोशिश करें जी, ब्रीफ एक्सरसाइजेस के सवाल सबसे पहले खुद हल करने की कोशिश करें। नहीं समझ आता तो वो साथ ही लिंक खोल लें और उस लिंक के थ्रू जो है वो अपना लेक्चर तैयार करें, अपना जो है असाइनमेंट तैयार करें। आज ही बता देता हूँ आपकी असाइनमेंट का। आज आपने शुरू कर देनी है असाइनमेंट। आपकी नंबर 2 है कि आपने सॉल्व करने हैं ब्रीफ एक्सरसाइजेस ऑल, ठीक है जी? सॉल्व करनी है एक्सरसाइजेस जो कि आज मैं सवाल कराऊंगा कुछ, और बकाया सवाल आपने खुद हल करने हैं, ठीक है जी? एक्सरसाइज क्वेश्चंस which will not be done in class, ठीक है जी? ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है और इस असाइनमेंट को आपने हल करना शुरू करें, आज से ही हल करना शुरू करें। और आपने ब्रीफ एक्सरसाइजेस मुझे चेक करवानी है मंडे की क्लास के अंदर, और बकाया जो आपके सवाल रह जाएंगे इन एक्सरसाइजेस के, वो आपने मुझे थर्सडे की क्लास के अंदर उसको भी जो है वो मुझे चेक करवाना है। ठीक हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी उबैद। सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी जी आपसे बेटा। अगर आप मान लें तो। जी बेटा। सर वो बच्चे कह रहे थे कि ना असाइनमेंट ग्रुप वाइज ले लिया करें, इस तरह बहुत नहीं मुश्किल हो बेटा, जाता है। नहीं, मुश्किल हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन असाइनमेंट ग्रुप वाइज नहीं हो सकती बेटा। आपसे पहले मैं चलो भी ठीक है। स्टूडेंट रहा हूँ, तो तमाम जिंदगी स्टूडेंट ही रहे हैं और मुझे पता है ग्रुप में क्या होता है, ठीक है ना? काम एक बंदा करता है, मार्क्स ठीक सारे ले लेते हैं, और इस तरह से अकाउंटिंग नहीं होती बेटा। ये प्रो, ये प्रोजेक्ट नहीं है, अकाउंटिंग है। इसकी हर बंदे ने अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है? ठीक क्योंकि मुझे आप गारंटी नहीं दे सकते कि इस बंदे ने ये सवाल किया, इस बंदे ने ये सवाल किया, इस बंदे ने ये सवाल किया। कोई गारंटी नहीं है मेरे पास आपकी ना, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको असाइनमेंट सारी दूं, आप खुद हल करें और इसको सीख लें। मैं आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों की हेल्प करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आप लोग अगर कहेंगे ना पूरा पूरा सवाल हल कर दें, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप जिस पॉइंट पे फंसेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। अगर हम ऑनलाइन क्लास ना ले रहे होते तो मैं आपको तमाम का तमाम सवाल हल करवाता, लेकिन क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग जिस जगह पे फंसे आप सिर्फ वो पूछें मेरे से। बाकी ये है कि आज हम ब्रीफ एक्सरसाइजेज शुरू कर रहे हैं, और सॉरी एक्सरसाइजेज शुरू करें। ब्रीफ एक्सरसाइजेज का लिंक मैं आज ही भेज चुका हूँ आपके व्हाट्सएप के ऊपर। आपने ब्रीफ एक्सरसाइजेस हल करनी है। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, 2, 3, 4, 5 दिन आपके पास मौजूद हैं। मंडे को आपकी क्लास है, तो बल्कि 3 दिन आपके पास टोटल मौजूद हैं।
चौथा दिन आज का भी लगा लें तो 4 दिन आपके पास टोटल तीन मौजूद है। असाइनमेंट पहले भी मिली हुई है सर। बेटा ये ज्यादा लंबे सवाल नहीं है, अगर मैं 1 घंटे के अंदर एक क्लास में करवा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे इस असाइनमेंट को। तो प्लीज आप जो है ना लेम एक्सक्यूजेस वगैरह जो है ना वो ना बनाया करो। घर पे बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं, ना आपको आना पड़ता है ना जाना पड़ता है, आप टाइम वेस्ट ना करें बेटा। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अकाउंटिंग इस तरीके से नहीं आएगी, अकाउंटिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। तो जो लोग तो प्रैक्टिस करके अकाउंटिंग सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। आप अभी आगे आपने कोर्स इसके और पढ़ने हैं बेटा, अभी इसकी प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और वरना अगर अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हुए तो आगे चल के बेटा आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। मैं बेशक आपकी नज़रों में बुरा बन जाऊं, लेकिन आप लोग अगर इसको नहीं सीखोगे तो आगे इसके 3-4 सब्जेक्ट्स और हैं, अगर ये बेस नहीं बनेगी ना तो आगे भी काम नहीं चलेगा। तो प्लीज इसके अंदर कोशिश करें और मेहनत करें। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। देखें हर काम जो है वो मार्क्स के लिए नहीं किया जाता, कुछ चीजें सीखने के लिए भी होती हैं। तो आपकी डिग्री और आगे जाके आप इसके अंदर फ्यूचर भी बना सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर। बहुत से स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स मैनेजर लग जाएंगे, लेकिन अगर ये चीजें नहीं आती होंगी, जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना है आपने, तो कैसे आगे चलेगा बेटा। खैर, आज मेरे साथ क्लास में कौन रहेगा, साथ में बात कौन करेगा? तलहा जी, तलहा और उबैद खान। मिस्टर शेरवानी किधर हैं आप? जी यस बेटा सर, मैं इधर ही हूँ। जी, आज उबैद और तलहा कैसर। तलहा माइक ऑन करें बेटा। तलहा, उबैद और बिलाल, ये 3-4 स्टूडेंट्स जो हैं अपने माइक्स ऑन कर लें। तो हम इसके अंदर डिस्कशन करते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने आंसर जो हैं वो देखते रहें, डिस्कशन करते रहें साथ साथ मेरे इस सवालों के ऊपर, ताकि हम आगे इसको हल कर लें। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 6 है जी, प्रॉब्लम नंबर है 1। इसकी एक्सरसाइज है जी, प्रीमियर बैंक एंड ट्रस्ट इज कंसिडरिंग गिविंग एलो कंपनी अ लोन before doing so management decided that further discussion with LO accounts may be desirable. One area of particular concern is the inventory account, which has a year end balance of 2,97,000. अच्छा जी, एक बैंक है, उसके पास एक कंपनी गई है एलो कंपनी। एलो कंपनी जब गई है उसके पास, उसने कहा जी हमें लोन चाहिए, और लोन के लिए जब दरख्वास्त दी है तो जो बैंक है उसने कहा जी कि आप हमें अपने अकाउंट्स दिखाएं। अकाउंट्स दिखाए तो उनको लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ उनको नज़र आई है, और वो किसका है? उनका इन्वेंट्री का बैलेंस है जी। इन्वेंट्री का बैलेंस जो नज़र आया है उन्हें, वो इन्वेंट्री का बैलेंस नज़र आया 2,97,000। लें जी, अभी हम 2,97,000 देख लेते हैं जी, इसको यहाँ पे लिख के 2,97,000। ये डॉलर्स में जी इसका इन्वेंट्री का बैलेंस था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने और क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा जी, अभी आगे जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, वो कहा जा रहा है कि ये आपके पास क्वेश्चन सारे मौजूद हैं, तो इसको मैं फिर भी थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें इसको। नहीं जी, अच्छा जी, एलो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹38,000 टू कोमेरियो कंपनी। लें जी, क्या हुआ, इसने 38,000 की गुड्स जो है वो सेल की है, किसको? कोमेरियो कंपनी को। और इसकी टर्म्स क्या है? FOB शिपिंग पॉइंट, यानी कि जब सेल किया है तो क्या उसकी टर्म थी? FOB शिपिंग पॉइंट। एलो कंपनी के वेयर हाउस
से जैसे ही शिप होगी तो ये क्या होगा, इसकी ऑनरशिप किसके पास चली जाएगी? इसकी ऑनरशिप कुमेरियो कंपनी के पास चली जाएगी। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन, हाँ जी, ये हैपन हुई है दिसंबर 28 को। द गुड्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट कुमेरियो अंटिल जनवरी 12। अब ये देखें, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कंफ्यूज करने के लिए। हमें उसने कहा जी शिपिंग पॉइंट पे से जैसे ही उसने सामान दिया है तो आपकी ऑनरशिप हो जाती है ट्रांसफर अगले को। अब वो कहता है जी द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंटरी बिकॉज दे वर नॉट इन द वेयर हाउस। तो क्या इसको इन गुड्स को इन्वेंटरी में शामिल करना चाहिए या इन्वेंटरी में शामिल नहीं करना चाहिए? बताएं जी प्लीज, कोई बताएगा? करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर, करना चाहिए सर, क्योंकि ओनरशिप मिल गई है उसे, ऑनरशिप उसके नाम है। अच्छा, ये मुनीब के लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, बाकी तमाम क्लास सुन ले कि इसकी ऑनरशिप एलो कंपनी के पास नहीं है। क्यों? अगर हम कुमेरियो कंपनी का बनाते तो कुमेरिको कंपनी को ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। वो कैसे ट्रांसफर हो गई है कि एलो कंपनी ने जब गुड्स सोल्ड किए है ना, तो क्या टर्म्स थी? FOB शिपिंग पॉइंट। FOB का शिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फ्रेट ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट, फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट। जैसे ही आपने उसको शिप किया है वहां से ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है किसके ऊपर? खरीदार के ऊपर। और साथ में जितना भी खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो किसने देना है? वो खरीदार ने देना है। तो जब हमने पहले ही उसको, जैसे ही वेयर हाउस से निकली है उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो क्या हमें उसको अपनी इन्वेंट्री में शामिल करना चाहिए उस स्टॉक को, या कुमेरिको कंपनी अपने स्टॉक में शामिल करेगी? कौन सी कंपनी करेगी इसको शामिल? भाई हम तो एक स्टॉक बेच चुके हैं ना, हम एक स्टॉक बेच चुके हैं, उसकी कुमेरियो ऑनरशिप करेगी। ट्रांसफर कर दी, वो कुमेरिको कंपनी करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम एलो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? हम एलो कंपनी है, तो हमारी कोई ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, नो इम्पैक्ट, क्योंकि हमने इसको पहले ही शामिल नहीं किया। अगर हम इसको अपने स्टॉक में शामिल करते तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन हमने इसको पहले ही शामिल नहीं किया, तो इसका मतलब है हमने कोई इम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? ठीक है जी, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में वो ये कहता है कि जनाब द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री डिड नॉट इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 95,000 that were shipped to LO FOB destination on December 27th and were still in transit at year end। क्या बात है? अब बड़ी जबरदस्त बात की है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया उसने। पहले था FOB शिपिंग पॉइंट, अब आ गई FOB डेस्टिनेशन। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि एलो कंपनी ने कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, अभी वो सामान पहुंचा नहीं है, तो क्या इसको हमने अपनी इन्वेंटरी में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? बताएं जरा। नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे सर। वेरी गुड। किस वजह से नहीं करेंगे? सर वो जो सामान अभी पहुंचा ही नहीं उसको किस तरह ऐड कर सकते? क्योंकि सामान अभी पहुंचा ही नहीं है, उसको हम ऐड ही नहीं कर सकते अपनी कंपनी में। नहीं, अगर सामान ना भी पहुंचा हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये पिछली ownership कंपनी नहीं। में कुमेरिको हमने add कंपनी किया। को, सुन लो ना बेटा, पिछली एंट्री में कुमेरिको कंपनी को जैसे ही हमने स्टॉक शिप किया है वैसे ही हमारी ऑनरशिप खत्म हो गई है, ठीक है ना। इस के सिनेरियो में हम सामान खरीदने वाले हैं, भेजने वाले नहीं है, हम सामान खरीदने वाले हैं। लेकिन टर्म्स इसकी क्या है? FOB डेस्टिनेशन के सामान जब हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, खरीदार की डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। क्या समझे? FOB डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जब डेस्टिनेशन पे सामान पहुंचेगा तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको अभी तक अपने इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया।
The physical count of the inventory did not include goods costing 95,000 that were shipped to LO company FOB destination. ठीक हो गया, समझ आ गई? आपका पहला आंसर बिल्कुल ठीक था कि शामिल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ टर्म्स को देख लें, FOB शिपिंग पॉइंट, FOB डेस्टिनेशन, ये हमें समझ आ जाएगी कि हमने इसको शामिल क्यों नहीं किया। अब पॉइंट नंबर 3 है जी, एलो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 19,000, 19,000 रुपए का सामान जो है हमें एलो कंपनी को मिला है। अब क्या है, ऑन जनवरी 2nd द गुड्स वर शिप्ड FOB shipping point on December 26th by Grant Company. The goods were not included in the physical count. अब इसको क्या करेंगे हम? जी बेटा, इसको क्या करेंगे? इसे एंटर करेंगे। इसको एंटर करेंगे? जी सर करेंगे। करेंगे सर, इसे एंटर करेंगे। शिपिंग पॉइंट आ रहा है ना, अच्छा, क्योंकि शिपिंग वहां से जी जी शिपिंग पॉइंट से मिल गया हुआ है। तो इस मिल गया हुआ है ना, इसकी ओनरशिप हमें रिसीव हो गई है हेलो कंपनी को। क्या सर नहीं टर्म्स होगा क्या है क्योंकि वो एंटर लिखा हुआ था, goods were not included in the physical count. यस, वेरी गुड। नहीं होगा सर। इसमें दो चीजें हैं, जरा गौर करना है कि टर्म्स जो है वो क्या है, FOB शिपिंग पॉइंट। हमने ये सामान खरीदा, जैसे ही उसने इसको शिप किया हमारे पास ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है, ठीक हो गया, Yes. ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कहता है, द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द फिजिकल काउंट। अब हमारी ऑनरशिप में एक चीज आ गई है लेकिन हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, तो अब हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ऐड करेंगे। किसको? ऐड नॉट एंटर्ड 19,000, ठीक हो गया जी। 19,000 को हमने ऐड कर देना है, पॉइंट नंबर 3। और फोर्थ क्या है, इसको हम शामिल करेंगे। फोर्थ, एलो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 35,000 टू एमरिक कंपनी FOB डेस्टिनेशन। एलो ने कुछ चीजें सेल की हैं 35,000 की टू एमरिक कंपनी को। टर्म्स क्या हैं, FOB डेस्टिनेशन, जब पहुंचेगा तब ट्रांसफर होगी उसकी ऑनरशिप। ऑन December 30th the goods were received at Emric to, ठीक है, on January 8th they were not included in Elo's physical inventory। क्या हो रहा है कि एलो ने सोल्ड किए हैं कुछ सामान 35,000 का, FOB डेस्टिनेशन था कि जब उसको मिलेगा तब इसकी जो है क्या करेंगे, इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। लेकिन दिसंबर 30 तक जो था वो अभी ट्रांजिट में था। एमरिक कंपनी को ये जनवरी 8 को रिसीव हुआ है। दे वर नॉट इंक्लूडेड इन एलोज फिजिकल इन्वेंट्री। अब ये एलो की फिजिकल इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं हुआ था, साल क्लोज हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम? जी बेटा, नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट किस तरह? तो नहीं करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करेंगे सर इसकी एंट्री करेंगे हम। इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हम। अच्छा, थैंक यू शोवेज। अच्छा जी, इसको हमने ऐड करना है, और ऐड करने की वजह पता क्या है कि हमने जब ईयर क्लोज हो रहा था 30 दिसंबर को ईयर क्लोज हो रहा था, याद रखिएगा 30 दिसंबर को ईयर क्लोज होता है और 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो जब हमने ईयर क्लोज किया तब तक ये सामान अगले बंदे को नहीं पहुंचा था, याद रखिएगा, ये सामान अगले बंदे को नहीं पहुंचा। हमने इसको दिया हुआ है FOB डेस्टिनेशन के हिसाब से कि जब ये अगले बंदे को पहुंचेगा तब इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। लेकिन दिसंबर 31 को इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो हमने इसको वैसे भी इंक्लूड नहीं किया हुआ था, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दिया जी हमने। कितना, क्या इसको कहेंगे हम? ऐड 35,000, ये हमने 35,000 ऐड कर दिया। और उसके बाद लास्ट है जी बेटा,
सर अगर सामान पहुंचा हो तो फिर एंट्री हो सकती है? बेटा सामान अगर 31 दिसंबर से पहले पहुंच जाता तब हमें उसकी एंट्री की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। हमें नहीं इंक्लूड किया था तो ठीक था, लेकिन अभी सामान नहीं पहुंचा 31 दिसंबर तक तो हम लोगों को उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनेशन एफओबी डेस्टिनेशन है ना, सामान अगले को पहुंचेगा तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। अभी सामान पहुंचा ही नहीं तो इसका मतलब है हमारे पास वो सामान मौजूद है या हमारी ऑनरशिप में है, तो हम तब तक इसको इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर ना हो। 5वां पॉइंट ये है कि जी एलो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 44,000 ऑन जनवरी 2। क्या कह रहा है कि जी एलो ने रिसीव कर लिया कुछ सामान जनवरी 2 को, 2 जनवरी को रिसीव किया। याद रखिएगा 2 जनवरी को हुआ, 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो जाती हैं। दे वर शिप्ड एफओबी शिपिंग पॉइंट। अब क्या मतलब है कि उसकी टर्म्स थी एफओबी शिपिंग पॉइंट की ऑन दिसंबर 29। क्या समझे कि 29 दिसंबर को ये एफओबी शिपिंग पॉइंट था कि एफओबी शिपिंग पॉइंट ये आपने शिपिंग पॉइंट पे से जैसे ही निकलेगा साथ ही इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। अच्छा अब याद रखिएगा एक बड़ी जबरदस्त चीज आ रही है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन चेक करें कि क्या क्या चेंज हो रही है। द शिपमेंट वाज अ रश ऑर्डर दैट वाज सपोज्ड टू अराइव एट December 31। क्या मतलब है कि शिपमेंट का मतलब ये था कि शिपमेंट 31 दिसंबर तक हमें पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं पहुंची 31 दिसंबर तक। दिस परचेज वाज इंक्लूडेड इन द एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ 2,97,000। क्योंकि ये सपोज किया गया था कि ये हमें पहुंच जाएगी 31 दिसंबर तक, तो इसको इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी, शिपिंग पॉइंट एफओबी शिपिंग पॉइंट था, ठीक है जी, लेकिन बात ये है कि इसको इंक्लूड कर दिया गया था। आपके पास ये जो स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे रखी है ना, द शिपमेंट वाज अ रश ऑर्डर दैट वाज सपोज्ड टू अराइव एट 31 दिसंबर। अगर 31 दिसंबर तक पहुंच जाती तो इसकी ऑनरशिप हमें ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन 31 दिसंबर को नहीं मिली तो इसका मतलब है कि आपको ऑनरशिप इसकी ट्रांसफर नहीं हुई, रिगार्डलेस इट वाज एफओबी शिपिंग पॉइंट, ठीक है। तो दिस परचेज वाज इंक्लूडेड इन द एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ 2,97,000। तो 2,97,000 में इसको शामिल किया गया था। हम इसको डिडक्ट कर देंगे, उस इन्वेंटरी में से निकाल देंगे, क्योंकि हमें ये ऑन डिलीवरी नहीं हुई थी। तो इसको मैं पहले माइनस से ले देता हूँ जी, -44,000, ठीक हो गया जी। तो अब आपको इसका समीशन करना है और मैं ये समीशन कर देता हूँ जी। इसका ऑटो सम ले लिया हमने, तो 3,07,000 की जो है आपकी करेक्ट इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का बैलेंस जो है वो ये बनता है 3,07,000, ठीक हो गया जी। तो ये सवाल था, एक हमने हल कर लिया है और इसी तरह के 2 सवाल और हैं, E62 और E63, ठीक है जी। E62 और E63 जो है आपने खुद हल करने हैं और हम इसके बाद आगे चलते हैं जी। E62 और E63 आप आराम से हल कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है, आसान से सवाल है। और अब हम सवाल करते हैं जी अगले वाला। एक दफा फिर से बता दूं कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो लिंक भेज दिया है आप लोगों को, और वीडियो लिंक आपकी ये व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है। ये जो लेक्चर का 16 का जो वीडियो लिंक है ना, इसको आपने लाजमी देखना है, क्योंकि ये आपकी ब्रीफ एक्सरसाइजेज जो हैं इसमें हल हुई हुई हैं। क्या हुई हुई हैं? ब्रीफ एक्सरसाइजेज इसमें हल हुई हुई हैं, और आपने ब्रीफ एक्सरसाइजेज को यहाँ से जो है वो देख लेना है। इसी चैप्टर की ब्रीफ एक्सरसाइज है। इट्स ऑफिशियल उबैद खान, अच्छा जी, स्क्रीनशॉट भेज दिया आपने, ओके। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा चलो ठीक है। असल में बात ये है कि आप लोग बाद में भी देखोगे ना, तो लेक्चर भी देखते रहना साथ साथ, ये ना हो कि लेक्चर ही देखना छोड़ दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट समझ के किया करें। नहीं E6 और 4, ठीक हो गया जी।
E64 के अंदर क्या है, Sherpa's board sell a snowboard expert that is popular with snowboard enthusiasts. अच्छा जी, कोई स्नोबोर्ड बेचती है शर्पर्स बोर्ड की कंपनी, तो वो बहुत ज्यादा सेल होता है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शर्पर्स परचेज ऑफ एक्सपर्ट स्नोबोर्ड्स ड्यूरिंग सितंबर इज शोन बिलो. ड्यूरिंग द सेम मंथ 121 एक्सपर्ट स्नोबोर्ड्स वर सोल्ड. कितने सोल्ड हुए हैं? सोल्ड हुए हैं आइटम्स आपके 121. ठीक है जी, वर सोल्ड. और यूजेस क्या है? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का इन्वेंटरी सिस्टम यूज किया जाता है. ठीक है जी, इन्वेंटरी सिस्टम यूज किया जा रहा है. पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या है कि जैसे साल में एक दफा ही आपने इन्वेंटरी को जो है वो कंक्लूड करना है, और परपेचुअल में आप साथ के साथ तमाम की तमाम एंट्रीज करते जाते हैं. हमें ये कुछ परचेजेस की दी जा रही है और टोटल दिया जा रहा है. 132 उसने यूनिट्स खरीदे थे, 23 24 23 45 20 और 44 के हिसाब से. अब हम देखते हैं जी वो उसका सवाल क्या है. कंप्यूट द एंडिंग इन्वेंटरी एट सितंबर 30th एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग द FIFO एंड LIFO मेथड. प्रूव द अमाउंट allocated to cost of goods sold under each method. लें जी, बड़ा आसान सा सवाल है. इसमें वो कहता है कि मैं अगर आपके लिए इसको बना लूं छोटा सा, तो छोटा सा फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा? यूनिट्स एट द रेट ऑफ, और ओके, यूनिट्स एट द रेट, और उसके बाद लो जी आपके सर ने एक मच्छर मार दिया, खुद ही आ गया था मरने के लिए. अमाउंट ठीक हो गया जी. तो हमारे पास 1 2 3 4 ये सितंबर 1 है, सितंबर 12 है, सितंबर 19 है, और सितंबर 26 है. ठीक हो गया जी. यूनिट्स कितने हैं जी? 23 45 20 और 44. रेट देख लेते हैं जी. रेट इसका है जी 97 102 104 और 105. लें जी, इसकी टोटल अमाउंट्स देख लेते हैं. इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 97. लें जी, 2231 पहले की अमाउंट है और ये आखिरी की अमाउंट आ गई. अच्छा, अब मैं एक काम करने लगा हूँ. मैं ना इसका ये एक टोटल ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम करने क्या लगे, कितने का स्टॉक है जी. ठीक हो गया जी. और इसके अलावा यूनिट्स को देख लेते हैं जी. इसका भी हम कंट्रोल, सॉरी, ये इसको भी हम एडिट कर लेते हैं जी. ऑटो सम ले लिया मैंने इसका. 132 यूनिट्स हमने खरीदे हैं और उनकी कीमत है 13521. अब लाइफो के हिसाब से, और पहले हम फाइफो के हिसाब से इसकी सेल लगाते हैं. फाइफो के हिसाब से सोल्ड यूनिट्स कौन से हैं? सोल्ड यूनिट कितने हैं जी? 121 यूनिट्स सेल हुए हैं. तो फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट, वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, तो सबसे पहले कौन से यूनिट जाएंगे? ये वाले चले जाएंगे. यस सर, 23 ये वाले चले गए, ये सोल्ड हो गए. उसके बाद 45 ये चले गए. टोटल कितने हो गए? 67. एक सेकंड देख लेते हैं. ये ले 68 हो गया. 68 68 के बाद अगर हम ये यूनिट्स भी लगा लेते हैं तो 98 ये कितना? 88 हो गए. 88 सर. अब हमें कितने यूनिट्स चाहिए? नहीं सर, नहीं सर का क्या मतलब है? सही तो चल रहा है. कहते सही चल रहा है. 88 हो गया. सही है, सही चल रहा है सर. सही चल रहा है ना? सही चल रहा 88. अब हमें 121 यूनिट सेल किए हैं, तो 44 यूनिट्स में से कितने 33 33 11 यूनिट्स का फर्क है. 33 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, कितना? 105 का 105 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी हम, और ये हमारे पास आ गया. ठीक है जी, ये हो गए यूनिट्स सोल्ड हैं.
अब मैं आपसे पूछता हूं कि जनाब इसकी हम टोटल कर लें, तो बच्चों ये मुझे बताओ, ये आ गया इसका टोटल सम 121 यूनिट्स हमने निकाल दिए हैं आगे, ठीक है जी। और 121 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई है। क्या इसको क्या कहेंगे हम, ये सीजीएस है ना भाई? यस सर। ये सीजीएस है। और मैं आपसे पूछूं अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितने यूनिट्स बचे हैं? एक सर हमारे पास 132 माइनस 121, 132 माइनस 121 इज इक्वल टू 11। रेट क्या है, रेट क्या है इसका? सर रेट क्या है? 105। 105। 105। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। 105 इसका जो है वो रेट है। अब हमारे पास ये आ गई 1155 रुपए। ये क्या है जी? ये है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक हो गया जी? यस सर। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। क्या बेटा? 33। कौन सा 33 बेटा? ये 33 आया। ये वाला 33? यस सर। ये बेटा हमें चाहिए थे यूनिट्स कितने, 121 सेल करने थे। अगर हम ये 33 को हटा दें तो कितने आ जाते हैं? 88 यूनिट्स। 88 में 33 ऐड करेंगे ना, तो तब हमारे 121 यूनिट्स पूरे होते हैं। 44 में से फिर हम 33 यूनिट्स जो हैं वो ले लेंगे और बकाया रह जाएंगे हमारे पास 11, जो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी मुनीब? ठीक है। ले जी, अब लाइफो के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, फाइफो मेथड यूज करने लगे हैं। सॉरी, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल कर दिया हमने। फाइफो मेथड में हमने स्टार्ट से लिया था, अब लाइफो मेथड हम यूज कर रहे हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में सबसे पहले हमारे पास कौन से यूनिट्स गए हैं? लास्ट में हमारे पास गए हैं ये वाले यूनिट्स। कितने? 44। ऐसे ही हुआ ना बेटा, 44 यूनिट्स ही गए ना। यस सर। लास्ट में सबसे पहले लास्ट में हमने कौन से यूनिट्स खरीदे थे? ये 44 यूनिट्स खरीदे। 44। उससे पहले हमने खरीदे थे 20। ठीक है जी। इसके बाद हमने 45 यूनिट्स। 45। तो अब 109 और 121 में कितना फर्क आ जाएगा? 12 यूनिट्स का। यस सर। 12 यूनिट्स कितनी प्राइस पे लिए हैं हमने? 97 की प्राइस होगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब ऐड कर तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। तो ये हमने 1164 रुपए इसका आया है। सबको सम ले लेंगे। अब इसका हम सम ले लेते हैं, और इस सम लेने का मतलब है इन सारी अमाउंट्स को ऐड कर लेना है। तो अब ऐड कर लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1204.54। ठीक हो गया जी? ये क्या है इसकी? CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब हमारे पास इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे तो कितने यूनिट्स बचे हैं? 11 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 97 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 97। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका है आ गया 1067। 1067 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। Then we compute the ending inventory at the September 30th and the cost of goods sold using the FIFO and LIFO method. हमने ये सारी वर्किंग कर ली है, क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू निकाल ली है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल ली है, और वो कहता है जी प्रूव द अमाउंट्स एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर ईच मेथड। हमने इसकी प्रूफ भी दे दिया। ठीक है जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हमने प्रूफ कर दिया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को भी हमने प्रूफ कर दिया। अब वो लास्ट टाइम क्या कहता है, फॉर बोथ LIFO एंड FIFO कैलकुलेट द सम ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने दोनों चीजें निकाल ली हैं, ये भी निकाल ली हुई है।
सम ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाली। व्हाट डू यू नोटिस Yes, sir. अबाउट द आंसर्स यू हैव फाउंड फॉर ईच मेथड? अब इसके अंदर हमें मुख्तलिफ क्या नजर आ रहा है? हमें मुख्तलिफ ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो हमारा एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है Yes, sir. और लास्ट इन फर्स्ट आउट में एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम आ रही है। वजह क्या है कि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले सामान खरीदा था उसको पहले सेल किया है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट में चेंजेस आती हैं, इंक्रीज होता है, वो इम्पैक्ट जो है वो इस साल से ट्रांसफर हो जाएगा अगले साल के अंदर। अब जो ज्यादा कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास स्टॉक में पड़े होंगे और जो लेस कॉस्ट वाले हैं वो हम सेल कर चुके होंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कम आ रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा और हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट है Yes, जी। sir. अब ये आपका E64 के अंदर ये हमने देखा, E65 भी सेम है, E66 भी सेम है, सिर्फ इसमें एक बड़ी मजेदारी चीज भी उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। वो ये बताया हुआ है कि यहाँ पे देखो जरा सवाल में हमें यूनिट्स की इन्वेंट्री बता रहा है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, फिर हमें बता रहा है 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 और फिर हमें बता रहा है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7। क्या मतलब है कि दो परचेजेस हुई हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री 200 की थी, तो टोटल इन्वेंट्री कितनी हो गई? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 यूनिट्स की आपकी टोटल इन्वेंट्री हो गई। लेकिन हमें वो ये कुछ नहीं बताता कि सेल कितनी हुई है, वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 160 यूनिट की थी। तो एंडिंग इन्वेंट्री अगर हमारे पास 160 यूनिट की थी तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सेल्स या इशूड यूनिट्स हमारे कितने होंगे? 1000 माइनस 160 और वो बन जाएगा जनाब 840 यूनिट्स जो है वो हमारे सोल्ड हुए हैं। तो ये सिर्फ एक यहाँ पे इसका कैच था। और इस सही है, कैच इसका दोबारा बता दें जरा। बेटा ये देखो ना, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है, ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है हमारे पास 160, तो इसमें सोल्ड यूनिट्स का नहीं बताया गया। क्या कह रहे हैं? इसमें सोल्ड यूनिट्स का नहीं बताया गया। सोल्ड यूनिट्स हमने खुद निकालनी है। सोल्ड यूनिट्स कितने हैं? सपोज 1000 यूनिट्स आपने परचेज टोटल किए थे और आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री में के मिला के आपके पास 1000 यूनिट्स थे और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 160 यूनिट रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 1000 यूनिट्स में से सारे यूनिट्स बिक गए में, सिर्फ 160 पड़े में, तो कितने यूनिट्स बिके? वो 840 यूनिट्स बिके हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास सिर्फ 160 यूनिट बकाया बाकी रहते हैं। अब आगे समझ, ये एंडिंग इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री थर्ड ईयर ठीक की है एंडिंग इन्वेंट्री है। सेल्स की हमने वैल्यू निकाल ली है और वो फिर लाइफो फाइफो के हिसाब से हम उसको दोबारा से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम देख लेते हैं क्या कहता है ये। गिवेंस कंपनी हैड 100 यूनिट्स इन द बिगनिंग इन्वेंट्री और टोटल कॉस्ट उसकी थी 10,000। द कंपनी परचेज 200 यूनिट्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 26,000 एट द ईयर एंड। गिवन हैज 75 यूनिट्स इन द एंडिंग इन्वेंट्री। ये भी एक और तरीका है। अब इस तरीके को हल करके हम देख लेते हैं कैसे करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। दें जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन्स कहता है जी, गिवन के पास 100 यूनिट्स थे और क्वांटिटी रेट उसका गिवन नहीं है, लेकिन वो कहता है जी 10,000 रुपए के यूनिट्स थे। ठीक है जी, हमने रेट निकाल लिया। इसका सिंपली क्या करेंगे हम? अमाउंट डिवाइडेड बाय
यूनिट्स, तो हमारे पास रेट आ गया 100 रुपीज के हिसाब से ये यूनिट्स थे। आगे देखते हैं, द कंपनी परचेज 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स और खरीदे उसने, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 26,000। ठीक है जी, 200 यूनिट्स की कॉस्ट थी 26,000। हमने सिंपली ये आ जाएगी। 26,000 को डिवाइड कर दिया 200 से, तो हमारे पास 130 रुपए के हिसाब से यूनिट आ गया, 130 के हिसाब से। अब वो कहता है जी कि गिवंस हैज 75 यूनिट्स इन द एंडिंग इन्वेंट्री। अभी टोटल इन्वेंट्री कितनी हो गई है? ये हमारे पास 300 की इन्वेंट्री थी टोटल, 300। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी यूनिट्स है? 75 यूनिट्स। लो जी, बड़ी मजेदारी काम हो गया। अब लाइफ और फाइफो के हिसाब से हम एंडिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, इजी है ना हमारे Yes, पास? Yes, बहुत Yes, आसान है। वो कहता है जी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर फाइफो, लाइफो एंड एवरेज कॉस्ट मेथड। अच्छा जी, विच कॉस्ट फ्लो मेथड वुड रिजल्ट इन द हाईएस्ट नेट इनकम? हाईएस्ट नेट इनकम में हमें कौन सा देगा? पार्ट सी इसका है कि which cost or method would result in inventories approximating current cost in the balance sheet। यानी कि आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्रीज की सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में शामिल होगी? और लास्ट पार्ट है which cost or method would result in givens paying the least taxes in the first year। अब सिंपल इसका तरीका क्या है? हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और एवरेज मेथड से तीनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी मैं आपके सामने कैलकुलेशन लिख के करूंगा, जिसको समझ ना आए सिर्फ मुझसे वो ही पूछे, बाकी ये आप जो है वो कैलकुलेशन इसकी देख लें। देखिए ये आ गया, ये आ गया, और इसके अलावा ये है जी फाइफो, लाइफो और ये वेटेड एवरेज। ठीक है जी, यूनिट्स आपने परचेज किए और आपने सेल कर रहे हैं। मैं सिर्फ सेल का कॉलम बना रहा हूँ कि आपके पास 75 यूनिट्स जो हैं वो बकाया बचते हैं। किसमें? फाइफो में। फाइफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चले गए, तो इसका मतलब है आपके 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ये सारे चले गए हैं। ये सारे चले गए, और इसके अलावा 125 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 130 ये भी चले गए आपके पास से। तो हमारे पास ये टोटल जो इसकी वैल्यू आई है, ये आया जी 26,250 की आपकी CGS है। क्या है जी? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इज इक्वल टू 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 130, तो आपके पास 9,750 की वैल्यू आ गई। अब फाइफो के अंदर तो हमने निकाल लिया। अब लाइफो में सबसे पहले कौन से यूनिट्स जाएंगे? ये हमारे पास 200 एंड पे हमने लिए थे वो जाएंगे, प्लस 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 चले जाएंगे। कितने हो गए? 2500। अब इसकी कॉस्ट देख लेते हैं जी, CGS निकालेंगे। कितनी बन गई इसकी CGS? 28,500 बनी। 28,500 वेरी गुड बेटा, CGS बन गई। और उसके Ending बाद is एंडिंग कितनी है जी? एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 75 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100, तो ये आ गया 7500। 7500। जबरदस्त हो गया। अब तीसरा क्या है जी? तीसरा जी हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं? 300, और इनका टोटल कितना है? 36,000। ये हो गया 26,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 36,000। 36,000। Yes, sir. 36,000 आ गया। थैंक यू सर।
बहुत बहुत शुक्रिया। 36,000 आ गया। अब इसकी हम अगर कॉस्टिंग कर लें तो 36,000 डिवाइडेड बाय हम 300 करते हैं तो ये आ गया 120 के हिसाब से इसकी कॉस्ट होगी। अब हमने 120 के हिसाब से ये तो कैलकुलेशन मैं आपको सेपरेटली दिखा दी ना, ये इसकी हमने कैलकुलेशन करनी कैसे है। अब इसकी सेल्स निकाल लेते हैं, वो कितनी है जी, 225 यूनिट सेल हुई हैं एट द रेट ऑफ 120 और इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ गया जी, 27,000 रुपया की आपकी सीजीएस आ गई आपकी कितनी, 27,000 सीजीएस आ गई। ये मैं यहाँ पे सीजीएस लिख देता हूँ और एंडिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी आएगी, 75 120 के रेट से एंडिंग इन्वेंट्री आएगी जी 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई एट द बाय रेट ऑफ 120, ये 9,000 आ गई। लें जी, ये तो हमारी कैलकुलेशन सारी कंप्लीट हो गई। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमारे आंसर्स हैं, इसको मैंने कर लिया हाईलाइट, ये हो गया जी हाईलाइट। अब तीनों के अंदर हमारे पास आंसर सबसे जबरदस्त किस्म के आंसर आ गए। अब सवाल सुनना है जरा गौर से। लें जी, हमने एवरेज कॉस्ट मेथड में भी निकाल लिया, एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारा सिर्फ अभी इंस्ट्रक्शन नंबर ए जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट बी हम करने लगे हैं, विच कॉस्ट फ्लो मेथड वुड रिजल्ट इन द हाईएस्ट नेट इनकम। हाईएस्ट नेट इनकम किस में नजर आएगी हमें, सर वेट नहीं है सर, FIFO लाइफो में है, लाइफो में सर 28 कैसे सर 500 में है। 5 में है जी सर हाईएस्ट। 5 में एंडिंग उसकी 9,750 सर 5 में सबसे ज्यादा 5 होगा सर, लाइफों में ही आएगी। अच्छा सब्र करें, एक सेकंड रुक जाए। बात ये है कि एंडिंग इन्वेंट्री आपकी 9,750 की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी सीजीएस बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कम है। इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका FIFO में कम है, ठीक हो गया, FIFO में कम है। और उसके बाद अगर आप निकाल लेते हैं एंडिंग इन्वेंट्री इसमें ज्यादा नजर आ रही है, ठीक हो गया। लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह निकलेगी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि आप सपोज अगर 1 लाख रुपए की सेल की है, 1 लाख में से आपने 26,000 निकाल दिया, माइनस 26,250 आप निकालोगे तो ये 73,750 आ गया। मतलब क्या है, ये है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इज इक्वल टू 100,000 सॉरी माइनस किया हमने 28,500, तो ये कितना आ गया 71,000। ये प्रॉफिट कम हो गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में नजर आ रहा है हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है FIFO के अंदर। FIFO में प्रॉफिट ज्यादा होगा और ऑब्वियसली टैक्स जितनी अमाउंट ज्यादा होगी टैक्स उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो मोर प्रॉफिट मोर टैक्स, मोर प्रॉफिट मोर टैक्स। अच्छा जी, लेस प्रॉफिट लेस टैक्स, लेस टैक्स। लेकिन एक और मजेदारी की चीज है, मोर प्रॉफिट मोर टैक्स तो हो गया, लेस प्रॉफिट लेस टैक्स तो हो गया। एक और चीज मजेदारी की चीज है कि अगर आपके मोर प्रॉफिट आ रहा है, मोर टैक्स आ रहा है, लेकिन एंडिंग इन्वेंटरी भी आपकी मोर आ रही है, इसमें एंडिंग इन्वेंटरी आपकी लेस आ रही है। क्या आ रही है, लेस आ रही है आपकी। तो अभी हमारे सवाल का जवाब तैयार हो गए, हमारे जो हमने सवाल किए हैं उसके जवाब तैयार हैं। अब वो कैसे तैयार हैं कि अब ये देखो जी, इसमें 27,000 है, इसमें 9,000 है, ठीक हो गया।
27,000, 9,000, ये सेंटर में रहेगी वैल्यू। ये जाएगी एक एक्सट्रीम हाई पे चला जाएगा, एक एक्सट्रीम लो पे चला जाएगा FIFO और LIFO मेथड में। तो ये सेंटर में एवरेज वाला जो है ना मेथड, इसमें सेंटर में रहेगा। तो अब हम देखते हैं जी, विच कॉस्ट फ्लो मेथड वुड रिजल्ट इन हाईएस्ट नेट इनकम। वो हमारा निकल के आ गया जी, हमारी हाईएस्ट नेट इनकम जो है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा इसी का ही होगा। Which cost flow method would result in inventories approximating current cost in the balance sheet? इसका जवाब बताएं मुझे। ये सवाल मैं बता रहा हूं आपको, उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा कॉस्ट फ्लो मेथड है इन तीनों में से जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेंट्रीज की कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा आ रही है इन द बैलेंस शीट? सर लाइफो। लाइफो की वजह से हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है ज्यादा आ रही है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कौन सी इन्वेंट्री आती है? जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और FIFO मेथड के अंदर जो हमने रीसेंट परचेजेस की होती है, मींस के सबसे महंगी इन्वेंट्री है, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी उसको नहीं इस्तेमाल करते। जो रीसेंट इन्वेंट्री हमने खरीदी होती है सबसे महंगी, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। हमने जो सबसे पहले इन्वेंट्री खरीदी होती है सस्ती, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की, या इन्वेंट्री को जब हम मेंशन करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी लिखी जाती है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया FIFO मेथड। लास्ट है, which cost flow method would result in givens paying the least taxes? लीस्ट टैक्सेस को किस में दिया जाएंगे जी बेटा? सबसे कम टैक्स कौन सी सूरत में दिए जाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? लाइफो में ही होगा। तो लाइफो में होगा लाइफो में जी, सबसे कम है क्योंकि लेस प्रॉफिट लेस टैक्स। ठीक हो गया। यस ये आ गया हमारा एक और E8 आप इजीली कर लेंगे। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ जी। E8 में इतना आसान है E8 कि क्या बताएं आपको। ठीक हो गया। E8 में है, वो कहता कि किनशासा, सॉरी E9 में कहता है किनशासा कैमरा शॉप यूजेस द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट बेसिस फॉर इट्स इन्वेंट्री। वो जबरदस्त हो गया, जिसमें मार्केट में कॉस्ट इसकी कम होगी या ज्यादा होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। मिनोल्टा कैमरा है, कैमरा मिनोल्टा और कैनन के। तो हम इसमें से मुझे बताएंगे कौन सी कॉस्ट यूज होगी। याद रखिएगा सूल, याद है ना आपको, पिछली क्लास में हमने सूल किए थे इसके। तो यूनिट कॉस्ट अगर आपकी 170 और मार्केट प्राइस 156 है, तो कौन सी कॉस्ट यूज होगी? यूनिट कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट आपकी 170 है और मार्केट कॉस्ट आपकी 156 है, तो कौन सी कॉस्ट पे हम वैल्यूएशन करेंगे? मार्केट कॉस्ट में 156 पे करेंगे, क्योंकि मार्केट कॉस्ट कम है। अब कैनन की अगर यूनिट कॉस्ट 150 है और मार्केट कॉस्ट 152 है, तब कौन सी कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे? सर 150 यूनिट कॉस्ट। हम 150 यूनिट कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जितने का सामान हमने खरीदा हुआ है वो उसी प्राइस पे है। सिंपली ये असूल तब फॉलो करेंगे अगर मार्केट प्राइस जो है वो यूनिट की कॉस्ट से कम हो जाए। अगर ज्यादा हो जाए तो हम सिर्फ यूनिट कॉस्ट को ही लेंगे। अब लाइट मीटर्स में हम देखते हैं 125 जो है यूनिट कॉस्ट है और मार्केट कॉस्ट है 115, तो कौन सी कॉस्ट लेंगे हम? 115 लेंगे। और एक जगह पे 115 और 135 है, तो हम उसको यूनिट कॉस्ट 115 पे ले लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है। वो कहता है जी 100 यूनिट्स एट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 68। यूनिट कॉस्ट उसकी 68 है, मार्केट प्राइस उसकी 70 है। ठीक है जी, मार्केट प्राइस उसकी 70 है, तो कौन सी कॉस्ट लेंगे? यूनिट कॉस्ट 68, मार्केट प्राइस 70, कौन सी कॉस्ट लेंगे? यूनिट कॉस्ट लेंगे 68।
68 अगर यूनिट कॉस्ट 75 है और मार्केट प्राइस 69 है तो कौन सी कॉस्ट देंगे? 69 फिर मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस ले लेंगे फिर। यूनिट कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है तो हम कौन सी कॉस्ट लेंगे? मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस ले मार्केट लेंगे प्राइस सर। 69। और अगर यूनिट कॉस्ट आपकी 80 है और मार्केट प्राइस 78 है फिर कौन सी कॉस्ट लेंगे? फिर 78 मार्केट प्राइस 70 78 हम ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और अब हम आगे थोड़ा सा और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा मजेदार सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। इतना आसान है कि आपने कहना है सर इस तरह का सवाल आप ना पेपर में मुझे हमें दे देना। ठीक है सर, यही वाला दे देना। अच्छा नहीं देना ना, ये पेपर में मैंने नहीं देना है। इतना आसान सवाल मैंने क्लास में करवा दिया है तो मुझे क्या जरूरत है पेपर में देने की? सर दे दें, क्या हो जाएगा सर? अच्छा चलो मैं सिंपली आपको हल करके बताता हूँ। दिल्ली हार्डवेयर रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अंडर, ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। बिगनिंग इन्वेंट्री, उसमें से ऐड कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड को और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया 1,70,000 की, उसमें से माइनस कर दी एंडिंग इन्वेंट्री 30,000 की और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,40,000 का। तो 2013 की इन्वेंट्रीज हैं और 2014 की इन्वेंट्रीज हैं। अब वो कहता है दिल्ली में 2 एरर्स, 2 एरर्स की हैं दिल्ली ने कि 2013 की एंडिंग इन्वेंट्री वाज ओवरस्टेटेड 2000, कि ये जो 30,000 की अमाउंट है ये 2,000 ज्यादा लिखी गई है। इसका मतलब क्या है? इसको माइनस कर देंगे 2,000 तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 30,000 में से 28,000 आ जाएगी। 28,000 आ जाएगी। जब 28,000 आ जाएगी तो 1,40,000 रह जाएगा। क्या ये 142,000 बच जाए, 1,42,000 बन जाएगा। ऐसे ही होगा ना? यस सर। ऐसे ही हो गया। ठीक है। नो सर, ये हमने काम यहाँ तक कर दिया। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया? यस सर। अब पार्ट 2 में क्या हो रहा है? क्या कहता है कि 2014 एंडिंग इन्वेंट्री वाज ओवरस्टेटेड। आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो ओवरस्टेटेड की गई है तो हम उसको क्या करेंगे? क्या करना चाहिए हमें? सर 45,000 from माइनस कर देंगे 6,000 से। 45,000 क्या कह रहे हैं? सर 35,000 35 में से 6 को माइनस कर देंगे। 35 में से 6 को माइनस कर देंगे 6,000 तो कितना आ जाएगा? सर ये आएगा 29,000 29 आ जाएगा। 29,000 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं भाई। वो जब ये एंडिंग इन्वेंट्री 27,000 होगी तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? सही से भी चेंज करेंगे। इसको भी चेंज करेंगे ना, ये 27,000 हो जाएगी। यस सर। ये 37 बन जाएगी। ये 27,000 हो जाएगी और ये एंडिंग इन्वेंट्री 35,000 में से हम माइनस करेंगे कितना? सॉरी, अंडर स्टेट की गई है 6,000, इसमें ऐड करेंगे 6,000, 41,000 ये हो जाएगी। ये 27,000 और ये 41,000। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा ख्याल है 1,61,000 आ जाएगा हमारे पास। पता नहीं क्या आएगा, देख लीजिएगा। जो भी आएगा आंसर, आई थिंक नहीं, जो भी आंसर आएगा हमें वो देखना है। फिर आई थिंक सो कि वो 1,61,000 आएगा। जबरदस्त हो गया। ओके सर, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, आगे क्या है? और हॉर्नर वॉच कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट डाटा फॉर ईयर 2 years पीरियड। ठीक है जी। Honor uses a periodic inventory system. The inventories at January 1st, 2013 and December are correct. ठीक है जी। However, the ending inventory at 31st December was understated 6,000. Ending inventory जो है 31st December की, 31st December की एंडिंग इन्वेंट्री जो आ रही है ये, हाँ जी, was understated 6,000। इसमें अंडरस्टेट किया तो 6,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद तमाम वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी।
आगे चल के हमने चेंज कर देनी है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जब सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। सर अंडरस्टेड प्लस हो गई मतलब माइनस? कम लिखा है तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लूं, तो अटेंडेंस के बाद जो है मैं ये आपको ये सवाल जो है वो करवा देता हूँ। ओके सर। जी सिर्फ 2 सर मिनट दे साहब कैमरा बंद कर दो। चौधरी अपने कट्टे दिखाओ हमें। रहमान भाई आप क्या देखना चाह रहे हो? कुछ नहीं। बेटा खामोश हो जाएं, नहीं, आपका पिंड देखना चाह रहे थे, कट्टे वगैरह। बेटा खामोश हो जाएं, मुझे अटेंडेंस लेने दें। वो आए आपको इंशाल्लाह उन पर सैर कराएंगे गाँव की। हाँ सब बाहर आ जाओ। ओके हो गया जी। अरे हम अपना कैमरा साफ कर। यार बेटा मुझे अटेंडेंस लगाने दो, टाइम ना वेस्ट करें। सर आप सच्ची आप मैरिड हैं? जी बेटा। तुमने क्या करना है राणा? क्यों आपने रिश्ता ढूंढना है? बेटा खामोश रहे, बदतमीजी ना करें। राज चुप कर दो। सच्ची ये बेइज्जती कर रहे हैं आप मेरी। तुम सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो। यार अटेंडेंस होने दो, चुप कर दो सर। यार हेलो। क्या हाल है?
हाँ जी डॉक्टर साहब की हाल है? अल्लाह का शुक्र। रहमान असलम है प्रेजेंट? रहमान असलम जी जी सर सामने ही है। इधर? अच्छा ओके। रहमान हाँ। असलम के बाद रफिया मसूद। रफिया सर रफिया नहीं है। सर है वो भी कहाँ है? अभी थी वो यहाँ। नहीं बेटा नहीं थी यहाँ पे, रफिया मसूद नहीं थी, रफिया मसूद नहीं थी। और इसके अलावा मोहम्मद दानिश, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद दानिश इज एब्सेंट। और मोहम्मद जैन, मोहम्मद जैन इज हियर। ओके। आबिदीन प्रेजेंट, मोहम्मद अनिल। फयाजुल हसन, फयाजुल हसन प्रेजेंट। सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम मेरा। अच्छा ओके। अच्छा लिखवाना था ना तो ऐसे नोट पे। और अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, सर 4-5 है। ये अब्दुल रहमान एक ही है, अब्दुल रहमान और अब्दुल बासित दोनों एब्सेंट है। अब्दुल रहमान, रिपीट कर देंगे दोबारा नाम सबको? बेटा अब्दुल सर रहमान, राफी मसूद प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, अब्दुल बासित दो एब्सेंट हैं, और मोहम्मद दानिश। सर राफी मसूद प्रेजेंट। जी जी बेटा, मोहम्मद दानिश 3 एब्सेंट हैं। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। ले जी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। E6 और ये 12, इसको हम देखते हैं जी। सेल्स, सेल्स है जी 2,10,000 की। इसके बाद CGS, CGS में थोड़ा सा अंदर करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसको देख लें। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी है जी 32,000। उसके बाद परचेजेस 1,73,000, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से करेंगे हम लेस एंडिंग, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री अगर आ गई हमारी 44,000 की, तो इसको हम एंडिंग इन्वेंट्री को हमने लेस करना है और 2,05,000 में से माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास 1,61,000 आ गया। और एंडिंग इन्वेंट्री को फिर हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। ये हमने बाहर ट्रांसफर किया और इसको हमने कंट्रोल यू किया, और हमारा पास ग्रॉस प्रॉफिट ये आया जी CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी हमारे पास -1,61,000, ये आ गया जी 49,000। और इसी तरीके से अगला 2014 का मामला थे, लेकिन वो ये कहता है जी द इन्वेंट्रीज एट जनवरी 3rd, ये तो ठीक थी। हाउएवर द एंडिंग इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर वाज अंडरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड का मतलब है ये 6,000 कम लिखी हुई थी। अब मैंने 6,000 ज्यादा कर देते हैं, तो 44,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 50,000 हो गया। 50,000 जब हमने किया तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ये 1,61,000 से कम होके 1,55,000 आ गई, और आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 49,000 से बढ़ के 55,000 हो गया। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट आपका इंक्रीज शो करवा रहा है।
6000 से इंक्रीज हो गया और 2013 के अंदर ये हालात थे। तो उसके बाद 2014 में क्या हालात होंगे? 2014 में पहली वैल्यू है हमारे पास 2,50,000 और उसके बाद हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 44,000 के बजाय क्या हो जाएगी? ये हमारी 50,000 हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें फिर हमें परचेजेज ऐड किए 2,02,000, ये ऐड हो गया, कंट्रोल यू किया हमने, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आया 2,52,000 और उसमें से लेस कर देनी है एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जी? 52,000। इसको हम लेस करेंगे तो ये अमाउंट निकल के आएगी हमारे पास 2 लाख। और इस ये 2 लाख जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाहर वाली साइड पे, और 2 लाख को हमने माइनस किया और इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस या 2 लाख को, तो ये 50,000 हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब ये देखिए जी 49,000 को अगर मैं आपको ये सामने करके दिखाता हूँ, पिछला प्रॉफिट अगर 49,000 था उसमें हमने ऐड किया 56,000, तो टोटल कितना आ गया? 1,05,000। 1,05,000। और इस सिनेरियो में अगर 55,000 में हम ऐड कर देते हैं 50,000 को, तब भी ये 1,05,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो जाए तो 2 सालों के अंदर इफेक्ट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है जी। यस। और ये दोनों सालों की हमने बना ली, उसके बाद क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा हमने दोनों सालों का, तो वो ये नेट जीरो आ जाएगा। एक्सप्लेन इन अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ ऑनर वॉच कंपनी दैट what has happened, the nature of the error and its effect on the financial statements। इसी चीज को हमने एक छोटा सा नोट बना के तो लिख देना है और इस तरीके से हमारा सवाल हल हो गया। कि हमने बताना है जी कि पहले साल में हमने अंडरस्टेट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री भी जो है वो कम हो गई थी, और नेट इफेक्ट ये हुआ था कि पहले साल में हमें कम प्रॉफिट आ रहा था और नेक्स्ट ईयर में हमें जाके ज्यादा प्रॉफिट आया। लेकिन अगर हमने इसकी एंट्रीज ठीक कर दी तो उसमें फिर हमारा पहले साल का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर गया और नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि 56,000 से ये डिक्रीज होकर 50,000 पे आ गया और ये 49,000 से बढ़ के 55,000 पे चला गया। तो ये था जी हमारे आंसर का सोल्यूशन, और ये हमने वर्डिंग्स भी इस्तेमाल करनी जो मैंने आपके सामने की है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है वो हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 17 है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये ओवर द वीकेंड आपने ये सवाल सारे हल करने हैं, और मैंने ब्रीफ एक्सरसाइजेज जो है उसका लिंक मैंने आपको भेज दिया हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं? ब्रीफ एक्सरसाइजेज का लिंक मैंने आपको भेज दिया हुआ है। ठीक है जी, आप उसको चेक कर लीजिएगा, वो पूरा लिंक देख लीजिएगा। ब्रीफ एक्सरसाइजेस तमाम की तमाम वो पिछली क्लास के यानी कि पिछले सेशन के लेक्चर्स में मैंने अपलोड किया हुआ है, और वो लिंक आपके पास है। ब्रीफ एक्सरसाइजेस वहां से देखिएगा और बाकी एक्सरसाइज यहाँ से देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जो थर्सडे की क्लास है आपकी, एक क्विज भी लेंगे, छोटा सा क्विज होगा और क्लास टाइम में ही हल करना होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये 2 चैप्टर्स अपने तैयार कर लें। ओवर द वीकेंड मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए एक लेक्चर तैयार कर दूं जिसमें ब्रीफ एक्सरसाइजेस और जो एक्सरसाइजेस हैं लास्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की 3 एक्सरसाइजेस मैं उसके अंदर हल करके आपको दे दूं। That's all from me today। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम इसको लेक्चर को एंड करें। सर ये असाइनमेंट के मार्क्स कब तक लगेंगे? बेटा जल्दी लगा दूंगा, जल्दी लगा दूंगा। हेलो, ठीक है, जल्दी लगा दूंगा। हाँ जी ठीक है सर आपने दूसरी नहीं, असाइनमेंट मैं दी क्लास है चल रहा था, मैं मैंने लेट बेटा, दूसरी असाइनमेंट ये आपने प्रैक्टिस करनी है ना, साथ साथ करते जाओ इसको। हो आओ तो सही। ठीक है, साथ साथ करते जाओ इसको। ओके बेटा, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। यार विला हो के दसना ना तेनों फिर।